नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग इस कार्यक्रम में एक सप्ताह के अंतर्गत जितने भी चर्चित मुद्दे होते हैं उसमें से पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक लेकर के आते हैं। 5 टॉपिक आज भी आपके सम्मुख है जो इस सप्ताह चर्चा में रहा। पहला आप जानते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन को लेकर के चर्चा करेंगे। दूसरा जो है भारत के विषय में कहा गया है कि यूनिसेफ का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है और एससीओ को कैसे हम भूल सकते हैं। अभी अभी पाकिस्तान होकर के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक जो पॉलिटी का सबसे दिलचस्प टॉपिक आ रहा है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं, संजीव खन्ना, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। और जैसा कि एक और खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई है। ये 5 टॉपिक जो है हमारे चर्चा में रहने वाला है। सबसे पहले पर चलते हैं, वह आसियान भारत शिखर सम्मेलन को लेकर के देखते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, तो यह मुद्दा चर्चा में आ गया। यहां पर देखेंगे तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओस के वियतनाम में आयोजित किया गया था। देखिए यहां पर एक फैक्ट आपको और भी देखना पड़ेगा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबान आसियान के वर्तमान अध्यक्ष जो है लाओस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि EAS की चर्चा करेंगे तो इसमें आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश भी हैं। अब 8 साझेदार देश कौन है, तो एक ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, दूसरा चीन होता है, फिर भारत, फिर जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस और न्यूजीलैंड। ये सभी जो है इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे। ये भी आप यहाँ के फ्लैग के से इसके प्रतीक से देख सकते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इस शब्द पर गौर कीजिएगा कि आजकल वैश्विक स्तर पर जो क्षेत्रीय संगठन है उसको लेकर के उनका कद बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रीय संगठन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसीलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था और 8 अगस्त को ही आसियान दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। अब एक प्रश्न यह है कि संगठन का उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य की जब बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को कैसे बढ़ावा देना है उस पर बात करना है। इसका जो एक आदर्श वाक्य भी है ना, वह वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी करके दिया गया है। इसका सचिवालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है और वर्तमान में आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं उसमें एक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इसके बाद सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत जो है यूनिसेफ का तीसरा सबसे बड़ा जो है आपूर्तिकर्ता बना है। अब इसके संबंध में देखिए, भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला दुनिया भर में देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हुआ है। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के लिए स्वास्थ्य हो या फिर पोषण सहायता प्रदान करने में अगर देखें तो वैश्विक आपूर्तिकर्ता में भारत हमेशा से ही आगे रहा है। भारतीय कंपनियों ने यूनिसेफ को $6 अरब से अधिक मूल्य की वस्तु और सेवा दी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दवाएं भी हैं, टीके भी हैं, पोषण के जो आपूर्ति हो सकते हैं, ये सारे चीज भी इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के विषय में आप समझते हैं। देखिए यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय क्या है, बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके दौरान देखेंगे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुआ। किसी भी युद्ध में महिलाएं और बच्चे ज्यादा और वृद्ध व्यक्ति ज्यादा परेशान होते हैं। तो उस समय से ही ये देखा गया कि द्वितीय विश्व के दौरान बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध रिपोर्ट जारी करता है कि कहाँ के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, स्कूल से ड्रॉप आउट कैसे हो रहा है, पोषण की क्या समस्या आ रही है, ये सारी चीजें। लेकिन इसका मुख्यालय का चर्चा करेंगे तो वह अमेरिका में है, न्यूयॉर्क शहर में। यह एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है जिसमें 36 सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना भी जाता है। इसे वर्ष 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
यूनिसेफ के साथ साझेदारी के लिए भारत ने नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास जो है वह मंत्रालय बनाया है। अब आज के तीसरे टॉपिक पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीओ को लेकर के बात किया गया, शंघाई सहयोग संगठन। देखिए इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जैसा कि आप जानते हैं 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ। इसीलिए ज्यादा चर्चा में भी रहा कि भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे कि नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो है नेतृत्व इनके द्वारा ही, विदेश मंत्री के द्वारा ही किया गया। अब अगर एससीओ के बारे में देखेंगे तो यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन जून 2001 में शंघाई एक शहर है चीन का, वहीं पर हुआ था। एससीओ के गठन से पहले शंघाई 5 नाम का एक संगठन हुआ करता था। तो शंघाई 5 में अगर देखेंगे तो जो सेंट्रल एशिया का एक देश है कजाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, ये 5 उसमें हुआ करते थे। फिर वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम जो है बदल करके उसी वक्त से शंघाई सहयोग संगठन वह कर दिया गया था। वर्ष 2017 में 2 देश की और इसमें एंट्री होती है, एक तो अपना प्यारा भारत और दूसरा अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ये दोनों इसके सदस्य बन जाते हैं। दुशांबे में आयोजन जो हुआ था इसका वर्ष 2001 का शिखर सम्मेलन, उसमें ईरान को भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया, उसको दर्जा दे दिया गया। इसकी भाषा की बात करेंगे तो रूसी और मंडारिन जो है आधिकारिक भाषाएं इसकी बताई जाती है। शंघाई स्पिरिट नामक दर्शन से संचालित होता है जो कि सद्भाव, सर्वसम्मति से काम करके दूसरे कंट्री के संस्कृति, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और गुट निरपेक्षता पर बल देना, ये सारे इसके एक तरह से मोटो रहे हैं। एससीओ की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर किया जाता है, यानी कि इस साल इसने अध्यक्षता कर लिया पाकिस्तान ने, तो अगले साल कोई और करेगा, अगले साल कोई और करेगा, इस तरह से। वर्तमान में इसके एक सदस्य देशों की बात करेंगे तो टोटल 10 है। उस वक्त क्या होता था 5, शुरुआत में 5 था। उसमें देखेंगे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, भारत पाकिस्तान 2017 में जुड़ता है, उज्बेकिस्तान, ईरान 2021 में और बेलारूस, ये 10 जो है अब इसके मेंबर रह गए हैं। अब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यहाँ पर कि संजीव खन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून मंत्रालय को संजीव खन्ना को लेकर के जो है नियुक्ति इनका किया जाए, इसकी सिफारिश कर दिया गया है इनके द्वारा। यहां पर देखेंगे प्रमुख बिंदु में तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है एक अच्छा कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार के परंपरा के अनुसार चंद्रचूड़ को पत्र लिख करके ये कहा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये हमें आप बता दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम से ये सारी चीजें तय किया जाता है। संजीव खन्ना का नाम दिया गया है सीजीआई के द्वारा। इनके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। दूसरे कहने का मतलब है पहले अभी चंद्रचूड़ साहब ही हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अगले न्यायाधीश यही बन जाएंगे और यह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कार्यकाल इनका छोटा ही होगा, बेहद छोटा, 6 महीना का होगा और यह 13 मई 2025 को रिटायर भी हो जाएंगे। ये देखेंगे लिस्ट की 2030 तक भारत के कौन से होने वाले हैं लोग सीजीआई, तो आप ये देख सकते हैं सीनियरिटी के बेस पर ही है, चूंकि कॉलेजियम ऐसा ही तय हो रहा है। तो संजीव खन्ना यहाँ आपको नजर आएंगे। उसके बाद जो है जस्टिस BR गवई नजर आएंगे। ये लिस्ट आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक महिला जो है वह भी भारत की मुख्य न्यायाधीश बनते हुए नजर आ रही है और ये सितंबर 25 2027 ईस्वी में होने वाला है, लेकिन बहुत छोटा कार्यकाल इनका रहेगा और ये जो है यहां पर कहा गया है कि अक्टूबर 30 2027 तक ही ये रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के एक महिला भी का नाम भी इसमें शामिल होता हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के, देखिए कॉलेजियम प्रणाली जो है ना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर करने वाली एक संस्था है। अब इसके विषय में समझ लीजिए, क्या ये एक संवैधानिक संस्था है? जवाब है नहीं, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या किसी कानून से लाया गया है इसको? वैधानिक संस्था है? नहीं। फिर ये कैसे हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा यह स्थापित हुआ है, हालांकि ये बहुत विवाद का हिस्सा बना रहता है। अब चलते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ये चर्चा में क्यों आ गया है? सबसे पहले इसको देखिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित की गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर हैं।
ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा कहने वाली पहली भारतीय जो है राष्ट्रपति होने वाली हैं। अल्जीरिया को लेकर सबसे पहले चर्चा करते हैं। अल्जीरिया के विषय में देखेंगे तो अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यहां पर मैप पर आप इसको यहां पर देख भी पा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश इसे बताया जाता है। इसकी सीमा अगर देखेंगे तो आपको लीबिया से टच करता हुआ दिखाएगा, मोरक्को से, ट्यूनीशिया से, माली से, नाइजर, पश्चिम सहारा और मॉरिटानिया से लगता है। ये पूरा एरिया जो है इसकी बातें की जा रही। राजधानी कहां पर है? अल्जीरिया में है और मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है, जिसको DZD भी लिखा जाता है। कुल मिलाकर के ये 5 टॉपिक जो हैं इस सप्ताह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।